नेक्स्ट है, अब तक जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे देख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। पहला हमारा मेथड था रोलेस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। दूसरा हमारा मेथड था डिस्क्रिमिनेंट। अब तीसरा जो हमारा फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। सो मेथड टू सॉल्व में मैं आपके साथ 4 मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कार्डन्स मेथड, दूसरा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, तीसरा है कि बाय हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या कहते हैं, जेई सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है वो इतना पार्ट देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता वो इतना पार्ट स्किप कर देंगे। और चौथा मेथड है जो आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रैशनल रूट थ्योरम कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो वही सारी चीज़ें 4 मेथड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है कार्डन्स मेथड। सो कार्डन्स मेथड एक मेथड है जिससे आप जो क्यूबिक इक्वेशन को, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन और जो इसका एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है कि x की वैल्यू, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। जो कार्डन्स मेथड है इसमें हम जो क्यूबिक इक्वेशन उसके रूट्स एक मेथड से निकालते हैं, लेकिन अगर हम इसका एक फॉर्मूला बना दें, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारे क्यूबिक फॉर्मूला भी होता है। तो वो होता है कि x इज इक्वल्स टू, एक्स की 3 वैल्यूज़ होगी, चाहे उसमें कुछ रियल हो चाहे उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स हो, 3 वैल्यूज़ हो, क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस क्यूब रूट ऑफ u2, कॉमा दूसरी वैल्यू ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u2, और तीसरी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ u1 प्लस ओमेगा क्यूब रूट ऑफ u2। सो ये मेरे पास 3 रूट्स हो गए जो हमारे क्यूबिक फॉर्मूला में होता है। और यहाँ पर u1 u2 क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो u1 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का क्यूब, और u2 है माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस पी बाई 3 का क्यूब। और इस जो हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला है इसमें हम ये वाली क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन जो इस फॉर्म की है कि टी क्यूब प्लस टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इस वाली क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमारे पास, जिसमें हमारे 3 रूट्स जो ये वाले होते हैं कि पहले में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा इनके मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे में ओमेगा स्क्वायर, तीसरे में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। और यहाँ पर u1 की वैल्यू ये है और u2 की वैल्यू ये है क्यूबिक फार्मूला। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्यूबिक फार्मूला याद करें, आप सीधा कार्डन्स मेथड देखेंगे सो उससे आपकी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं कि हम कार्डन्स मेथड को कैसे यूज़ करें। अब बात करते हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल की। अभी हमने क्यूबिक फार्मूला की बात की थी। क्यूबिक फार्मूला उनके लिए जिन्हें डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन से रूट्स निकालने हैं, और जो कार्डन्स मेथड है वो उनके लिए जिन्हें मेथड को समझना है कि ये क्यूबिक फॉर्मूला कहाँ से आया और उस मेथड से रूट सॉल्व करने हैं। सो हम बात करने वाले हैं कार्डन्स मेथड के वर्किंग रूल की। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक्स क्यूब, कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, माइनस। सो ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक एक्स स्क्वायर में डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है, और इस डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमें मिल गई। जब हमें एक क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन मिल गई तो हमें और क्या चाहिए। सो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ। सो ऐसे अभी यहाँ से रिमूव करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सो आइडेंटिटी
को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास जो ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है ए बी टी प्लस दिस, अगर मैं इसे टी में एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आएगी प्लस माइनस ए बी। ठीक, तो मेरे पास ये फैक्टराइजेशन आएगी। अब हमें बस कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। सो मेरे पास आ गया, अगर मैं कोएफिशिएंट टी का कोएफिशिएंट कंपेयर कर तो ए बी इंटू वन आ जाए, ए बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू वन आ जाते हैं। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करता हूँ तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मेरे पास 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट, ये तो मैं हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड्स क्यूब कर देंगे। सो मेरे पास आगे ए क्यूब इंटू बी क्यूब इज इक्वल्स टू वन। थर्ड स्टेप हमारा है कि हम लेट कर लेंगे कि ए क्यूब इंटू बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी के रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो फिर हम टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह से मैंने इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास है। तो बस इन्हें पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। और इसके क्या रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं टी इज इक्वल्स टू 1, 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स क्या माने थे, ये माने थे कि इसके रूट्स से ए क्यूब और बी क्यूब है, लेकिन हमें सॉल्व करने पे इसके रूट्स 1 और 1 मिले। मतलब कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है और बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हम इसे रियल नंबर पे सॉल्व करें सो ए की वैल्यू 1 मिली और बी की वैल्यू 1 मिल गई। अब अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। हमें बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। सो मैं अगर इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 दिस, सो 1 प्लस 1 माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास इसकी पूरी फैक्टराइजेशन आ गई। सो ये था कार्डन्स मेथड का वर्किंग रूल। समराइज कर दे तो कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे टी को वेरिएबल मानते हुए एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन बना ली और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये दो इक्वेशंस आई। फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स क्यूब किया और फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, मान लिया कि ए क्यूब और बी क्यूब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो हमने जो 10th क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू पता है। सो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर सीधा कॉमन सेंस लगा देते हैं कि ये मेरे पास इसका स्क्वायर है। सो मेरे पास टी की क्या वैल्यू आई, टी की मेरे पास वैल्यू आ गई 1, 1 और मेरे पास रूट्स क्या थे, ए क्यूब और बी क्यूब। तो मेरे पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। इन्हें अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस फैक्टराइजेशन में, सो मेरे पास इस क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ये आ जाती है। इन्हें ज़ीरो पुट करके आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। बस ये था क्यूबिक कार्डन्स मेथड। अब इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है। एक और चीज़ क्या डिस्कस करनी है कि अब तक मैंने कार्डन्स मेथड से क्या सॉल्व किया, डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक फार्मूला भी मैंने डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की और जो मैंने कार्डन्स मेथड का वर्किंग रूल में बताया उसमें भी डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की। लेकिन अगर मेरे पास जनरल फॉर्म में कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है सो उसे सॉल्व करने के लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इसे डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे। सो इसका मेथड है कि मैं टी को x माइनस बी डिवाइड बाई ए
अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो इस फॉर्म की होगी। अब तो इक्वेशन एक्स में आएगी ना, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर मैं टी की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ सो मेरे पास ये एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कार्डन्स मेथड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन की, कि हम क्यूबिक इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कर सकते हैं। ये इस वाले में हमारा क्या कंसेप्ट है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कॉस के लिए कि कॉस 3x 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे कॉस ऑफ x में एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह देखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास कॉस ऑफ x के में एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर कॉस स्क्वायर के कोई टर्म नहीं है, सो मेरे पास एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और इसकी हेल्प से, ये हमारा कंसेप्ट है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन के टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग रूल क्या है वो इस एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या था, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक, मैंने टी को जब मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और मैं अब क्या करूँगा कि यू क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये आ जाएगा। यू क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कॉस क्यूब के साथ 4 भी है और हमें जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हम बोथ साइड्स 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 मर जाएगा, इसे हटा ही दो यहाँ से, इसे भी हटा दिया। मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है कॉस थीटा की फॉर्म में। अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो क्या वैल्यूज़ आती है, 1 बाय यू क्यूब 1 बाई यू स्क्वायर की अगर मैं कॉस थीटा की टर्म कंपेयर करूँ तो इसकी वैल्यू -3 आती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू -3 आती है। और अगर मैं इसकी टर्म कंपेयर करूँ कांस्टेंट टर्म तो मेरे पास इसकी वैल्यू -cos3 थीटा आ जाएगी। ठीक, ऐसे आ जाएगी। फर्स्ट चीज़ से हमें u की वैल्यू मिल गई, क्योंकि u की वैल्यू मेरे पास ये है, u की वैल्यू मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। और अब इस u की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं पुट करता हूँ मेरे पास क्या आता है, -5 डिवाइड बाई यू क्यूब, मतलब कि मुझे इसका क्यूब करना है। क्यूब करेंगे मेरे पास ये टर्म आ जाएगी इज इक्वल्स टू कॉस 3x कॉस 3 थीटा। इसे ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास आ गया -3 टू द पावर 3/2 -5 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे लास्ट स्लाइड में ले जाते हैं। मेरे पास क्या आया था, इसकी वैल्यू ये आई थी cos 3 थीटा। ठीक, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। वहाँ पर क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर cos अल्फ़ा हो जाता है तो हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 2k प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस और k बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। ठीक, तो मतलब कि अगर मुझे बोथ साइड से क्या
कैंसिल करना है तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि ये है कॉस इनवर्स का कॉस, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉस से कॉस इनवर्स मर जाएगा। सो जब मैं कॉस से कॉस कैंसिल करता हूँ तो 3 थीटा की वैल्यू आ जाती है 2k प्लस माइनस कॉस इनवर्स -5 दिस, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। और अब मुझे क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तभी मेरे पास t की वैल्यू आएगी क्योंकि t क्या है, u कॉस थीटा है। ठीक, सो मैं अब क्या करूँगा, बोथ साइड्स जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 यहाँ से हटा देते हैं, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, बोथ साइड्स कॉस ले लेते हैं, कॉस लिया, कॉस, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोथ साइड्स u मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने u मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अगर हम u मल्टीप्लाई करेंगे तो u की क्या वैल्यू आई थी, u की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ -1/3। सो इसे थोड़ा इधर ले जाते हैं। सो यहाँ पर मैं u मल्टीप्लाई करने से अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ -1/3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मेरे पास u कॉस थीटा की ये वैल्यू आ गई, और u कॉस थीटा क्या था, t था। सो मेरे पास t की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो मेरे पास ये आया, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन। हम क्यूबिक इक्वेशन का कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट हमारा क्या था, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। नेक्स्ट चलते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन में भी हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉस का जो हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला होता है वही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और इसे भी हम एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कॉश ऑफ एक्स के फॉर्म में, मतलब कि उसके एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो सेम चीज़ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगी कि मैं टी को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा यू कॉश ऑफ थीटा। ठीक, मैं टी को ये सब्स्टिट्यूट कर दूँगा फर्स्ट में, मेरे पास आ गया ये। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में यू क्यूब को डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को यू क्यूब से डिवाइड करना है। सो इसे यहाँ से हटा देते हैं, यू क्यूब से डिवाइड करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पर कॉश ऑफ एक्स क्यूब का जो, मतलब कि यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो यहाँ पर भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर 4 से 4 मर जाएगा, यहाँ से 4 से 4 मर जाएगा। सो रिजल्टेंट इक्वेशन मेरे पास ये आई है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना। अब हमारे पास एक आइडेंटिकल इक्वेशन आ गई, अब दोनों के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं। सो जब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पर मेरे पास पहली इक्वेशन आई 1/u² इज इक्वल्स टू -3, और 5 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉश 3 थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1/3, और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, सो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉश ऑफ 3 थीटा के। अब यहाँ तक का जो मेथड है, आप देख सकते होगे कि यहाँ तक का मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, हाइपरबोलिक सॉल्यूशन का जो मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से काफ़ी सिमिलर है। सो इसका जो आगे का स्टेप्स हो गए वो भी सेम ही हो गए, कि हम जो यहाँ पर वही क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उन सबको अप्लाई कर कर
थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड कॉस ऑफ एक्स ले लेंगे, फिर बोथ साइड यू मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो मेथड मैंने आपको बता दिए, मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बिल्कुल सिमिलर है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैशनल रूट थ्योरम। ये जो वही टॉपिक है जो आपने 9th 10th में रैशनल रूट थ्योरम को यूज़ किया था क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब रैशनल रूट थ्योरम होती क्या है? ये कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सी भी n डिग्री इक्वेशन है, a n x to the power n plus b n minus 1 x to the power n minus 1 plus this a1 x plus a naught is equal to 0। और अगर इस पॉलिनॉमियल के इस जो इक्वेशन है इसके कोई रैशनल रूट है, अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट है तो वो इस फॉर्म का होगा, प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ यू क्या था ए नॉट डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ ए एन। मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी है कि इस रैशनल रूट थ्योरम की स्टेटमेंट की है। अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन ये सिंपल, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन हमारे पास ये है। अब अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है सो वो किस फॉर्म का होगा? वो होगा प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ टू। फैक्टर्स ऑफ टू क्या हो गए, क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही हो गए फैक्टर्स ऑफ टू। डिवाइड बाय फैक्टर्स, इसका इस वाली टर्म के क्या फैक्टर्स, ये वाली टर्म 1 है तो 1 के क्या फैक्टर्स है? वो है प्लस माइनस 1। सो यही मेरे पास हो सकते हैं। सो जो भी हमारे पास रैशनल रूट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, या तो जो मतलब कि उसके न्यूमरेटर में फैक्टर्स ऑफ 2 हो गए और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ऑफ 1 हो गए और सामने प्लस माइनस लगा होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि ऊपर प्लस 2 और नीचे माइनस 1 हो। दूसरा केस ऊपर प्लस 2 और नीचे प्लस 1 हो। तीसरा केस ऊपर माइनस 2 और नीचे प्लस 1 हो। चौथा केस ऊपर माइनस 1 नीचे माइनस 1 हो। पांचवा केस ऊपर प्लस 1 हो नीचे प्लस 1 हो। छठा केस ऊपर प्लस 1 हो नीचे माइनस 1 हो। सातवां केस ऊपर माइनस 1 हो नीचे माइनस 1 हो। और एक और केस रहता है ऊपर प्लस 1 हो और ऊपर माइनस 1 हो नीचे प्लस 1 हो। ये सारे केसेस डिस्कस कर लिए और यहाँ से मेरे पास रूट्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ आती है? पहला ये रूट हो सकता है, या फिर ये रूट हो सकते हैं, या फिर ये रूट हो सकते हैं, या फिर ये रूट हो सकते हैं। सो रैशनल रूट्स की मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि अगर इस इक्वेशन की कोई रैशनल रूट है तो फिर वो इन वैल्यूज़ में से कोई इसका एक रैशनल रूट होगा। सो मैं इन वैल्यूज़ को, मेरे पास 4 वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके इसके रैशनल रूट्स निकाल सकता हूँ। ये मेरे पास थी रैशनल रूट थ्योरम। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सिंपल एग्जांपल लेंगे। अगर मेरे पास ये है सो फिर अगर मैं मुझे इसमें रैशनल रूट अप्लाई करनी है तो रैशनल रूट क्या कहती है? अगर इस इक्वेशन के कोई रैशनल रूट है तो वो इस फॉर्म के होंगे कि ऊपर क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के वो 1 है या फिर -1, और फिर डिवाइड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और 1 के क्या फैक्टर्स है? सेम +1 और -1। ठीक। सो यहाँ पर अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो फिर वो 1 होगा या फिर -1। ये मेरे पास आ गई, 2 वैल्यूज़ आई, दोनों को पुट करके देख सकते हैं कि रैशनल रूट इसमें से कौन से है। अगर हमारे पास एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है सो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब अगर मेरे पास एक रूट सेटिस्फाई कर जाते हैं, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 6, अगर कोई जे ही दे रहा है तो उससे तो पता होगा कि इसके रूट्स जो है वो -1 -2 -3 होते हैं। उस इतना तो पता होता है क्योंकि वो जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना याद ही होता है। सो अगर हम इसके रैशनल रूट निकालते हैं, मान लेते हैं कि आपका ये सेटिस्फाई होगा, वैसे तो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपको अभी एक भी मिल गया तो आप क्या करोगे? हॉर्नर्स मेथड यहाँ अप्लाई करोगे। उसमें क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट्स को आप पहले सामने लिख दोगे। आपने इसके कोएफिशिएंट्स सामने लिख दिए, इस टाइप से लिख दिए।
अब यहाँ पर इस टाइप से लिखो, एक उल्टा एल बनाओ और यहाँ पर जो भी इसका रूट आया -1 वो यहाँ पर लिख दो, और जो लास्ट नंबर है उससे एक पहले एक लाइन खींच दो और एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो अब हमारा मेथड क्या होगा, हम यहाँ पर एक डैश डालेंगे। डैश का मीनिंग ये है कि हम फर्स्ट वाले नंबर को हम एज इट इज़ नीचे उतार रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो हमारे पास नीचे नंबर आया उसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दोनों का ऐड करेंगे, 5 आया है। सेम स्टेप रिपीट करने, इससे मल्टीप्लाई करो -5, दोनों को ऐड करेंगे 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6। और अगर ये नंबर इस इक्वेशन का रूट है, जो आपने रैशनल रूट थ्योरम से देख लिया कि हाँ रूट है, तो फिर जो लास्ट नंबर है, जो यहाँ पर लास्ट नंबर आए वो हमेशा 0 आना चाहिए। अब जो हमारे पास इस लाइन से पहले वाले नंबर्स आए, ये इन नंबर्स को आपने देखना है, और इन नंबर्स को देखकर ये क्यूबिक इक्वेशन थे तो यहाँ पर एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। इन को कोएफिशिएंट्स लेते हुए आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पर ही कोएफिशिएंट्स 1, 5, 6 है। सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो ये मेथड था रैशनल रूट थ्योरम का, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जो आपने 9th 10th में पढ़ा था। सो नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख लो कि इस क्वेश्चन को क्या आप अपने नॉर्मल मेथड से यूज़ कर सकते हो। ये 4 डिग्री इक्वेशन है। इस तरह कोई सी भी आपके पास एक 4th डिग्री इक्वेशन है, इस तरह कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, 3 डिग्री इक्वेशन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। क्या इसे आप अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर ना है। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है, मतलब कि, और वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, सो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक हमारे पास यही होगी कि यहाँ पर हम x को वेरिएबल नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा पैरामीटर है a, हम a को वेरिएबल मानेंगे, और a को वेरिएबल मानते हुए पूरी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर a 2 बार आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a में क्वाड्रेटिक आएगी, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास ये 4th डिग्री इक्वेशन है x में, अगर हम x को वेरिएबल मानते हैं तो हमें 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगी, और 4 डिग्री इक्वेशन का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि कोई फॉर्मूला है तो फिर आप याद नहीं रख सकते। सो यहाँ पर हमारा मेथड क्या होगा, हम a को वेरिएबल मानेंगे। यही होता है कि यूज़ ऑफ पैरामीटर्स। सो हम इसे फैक्टराइज कर दे, मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास ये आ जाएगा x⁴ प्लस x³। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 6ax, ये आ जाएगा, प्लस 4a², ये मेरे पास आ जाएगा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे मैं a का मतलब a की फॉर्म में क्वाड्रेटिक लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे ये देखो, 4a² प्लस a, 6x प्लस 2x² माइनस x³ माइनस x⁴ इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस इक्वेशन को a को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक लिख ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू क्या आई, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, मेरे पास ये आ गया। अब हमें इसे डिवाइड बाई 2 है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई थोड़ा एक काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करके उससे लिख देते हैं, और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड पर। मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू -6x प्लस माइनस डिवाइड बाई a रूट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले मैं x⁴ लिखूँगा, सो -16 इंटू -1, 16 आ जाएगा, तो मतलब 16x⁴, फिर -16 इंटू -1, 16 आ जाएगा, प्लस 16x⁴। अब
-16 इंटू टू -32, -32 जब 36 में ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। सो +4x², ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 4x² कॉमन ले सकता हूँ। जब 4x² बाहर लेंगे तो 2x लिखेंगे और अंदर मेरे पास बच गया 4x² + 4x+1 ±6x/8। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x 2x+1 का स्क्वायर लिख सकते हो इतने पार्ट को। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -6 ± 2x स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल अगर हम कर देते तो मेरे पास ये आ जाएगा /8। सो मेरे पास लास्ट में ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं 8 को इस साइड ले जाता हूँ, मेरे पास ये आ गया। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x² + 2x। ठीक, अब मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस, मतलब कि मेरे पास x² में 2 क्वाड्रेटिक आ गए। अब 2 क्वाड्रेटिक आ गए तो दोनों को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो इसके आगे का काम आप खुद कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मेथड मैंने आपको बता दिया। जब भी कुछ ऐसे इक्वेशन आए तो यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ पैरामीटर्स करना है। ए को वेरिएबल ले लेंगे। सो मेरे पास ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, मतलब हमारे पास ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये हमारे पास ए को वेरिएबल मानते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया। मेरे पास जो एंड रिजल्ट आ गया ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास एक्स में 2 क्वाड्रेटिक्स आ गई, दोनों में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स का ही एक टॉपिक है, वो है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। सो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या कहते हैं, इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से बताना चाहता हूँ। पहला एग्जाम्पल मेरे पास ये है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है। अब इन 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x² - 4x+1 = 0। ये इन 4 एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन को पूरा पढ़ेंगे। तो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, इसमें 3 रूल्स आते हैं। ये क्या कहता है, फर्स्ट रूल है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है f(x) और उस पॉलिनॉमियल में हम इसे लेते हैं, ये मेरे पास f(x) = 0 है। और फर्स्ट रूल कहता है कि f(x) है और अगर उस पॉलिनॉमियल में जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही उस पॉलिनॉमियल के पॉजिटिव रूट्स होंगे, पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। कहना क्या चाहता है ये, कि अगर ये मेरे पास पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, फिर पॉजिटिव साइन है। सो साइन चेंज कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ प्लस से माइनस, दूसरी बार हुआ माइनस से प्लस। सो 2 बार साइन चेंज हुआ, मतलब कि इस इक्वेशन के दो पॉजिटिव रूट्स हो गए, रियल रूट्स हो गए। सो पहला रूल कहता है कि f(x) में जितनी बार साइन चेंज होगा तो उतने ही उस f(x) = 0 के पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। इसी चीज़ को हम सेकेंड में अप्लाई करते हैं। साइन चेंज कितनी बार हो, प्लस से -1, माइनस से +2 और फिर प्लस से -3। सो 1 2 3, तो 3 बार साइन चेंज हो, मतलब इसके 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। ठीक, चौथे में लगा लेते हैं 1 2 3, मतलब 3 साइन चेंज हुए, मतलब 3 पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए यहाँ पर भी। चौथे में साइन चेंज एक भी बार नहीं हुआ, मतलब कि इसके 0 पॉजिटिव रियल रूट्स हो गए। ये हमने डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन का फर्स्ट रूल पढ़ा, मतलब कि f(x) में जितनी बार साइन चेंज हो गए उतने उसके पॉजिटिव रूट्स हो गए। नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, नेक्स्ट रूल कहते हैं कि अगर मेरे पास f(x) है और मैं इस f(x) में नेगेटिव x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो जो मेरे पास पॉलिनॉमियल आएगा उतने उस पॉलिनॉमियल में जितनी बार साइन चेंज हो गए वो मेरे पास हो गए नंबर ऑफ नेगेटिव
क्या रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कहने का क्या मीनिंग है, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स, उसमें मैंने नेगेटिव एक्स पुट किया। सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, जो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स है, इसमें जितनी बार साइन चेंज हो गए, जो नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज हो रहे हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स हो जाएंगे इस एफ ऑफ एक्स के। सो अब इस चीज़ को हम पहले में अप्लाई करते हैं। जब मैं x की जगह नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा, ये पॉलिनॉमियल आ जाएगा। नंबर ऑफ साइन चेंज इसमें कितने, 0 है, तो मतलब इसके 0 नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। सेकंड में अगर हम क्या कहते हैं, x की जगह नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मेरे पास क्या आएगा, x के, इसे हटाइए दो, x की जगह जब हम नेगेटिव एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो मेरे पास ये आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, 0 है, मतलब इसके 0 नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। थर्ड में भी सेम, नंबर ऑफ साइन चेंज 0 हो जाएगी, तो 0 नेगेटिव रियल रूट्स। फोर्थ में अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूँ, सो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव 1, पॉजिटिव से नेगेटिव 1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव 1। सो 3 साइन चेंज हो गए, मतलब कि इसके 3 नेगेटिव रियल रूट्स हो गए। ठीक। सो अब तक मैंने दो रूल्स बात किए डिस्कार्टेस के, रूल ऑफ साइन के। दोनों रूल्स मैंने क्या बताया, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स में जितनी बार साइन चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। थर्ड रूल हमें बताता है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मीनिंग है कुछ यहाँ पर रियल रूट्स को हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स में ऐड नहीं किया है। वैसे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स का मीनिंग है कि जिसमें रियल नंबर्स ऐड नहीं हो रहे, वरना तो वो हम डायरेक्ट पावर देख कर कह देंगे। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का एग्जांपल लें, यहाँ पर हमने क्या निकाला, 0 पॉजिटिव रूट्स और 3 नेगेटिव रूट्स। सो इसके टोटल मैंने रियल रूट्स, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स आ गए 3। सो इसके टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स 3 हो गए। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री n है, सो उसके n कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। सो अगर इसकी डिग्री 3 है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है, तो मतलब इसके 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। ठीक, इसके 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, और 3 में 3 रियल रूट्स हैं। मैंने यहाँ पर निकाला 3 रियल रूट्स है, मतलब कि 0 ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए जिसमें रियल नंबर्स हमने क्या कहते हैं इंक्लूड नहीं किया। सो मैंने आपको तीनों रूल्स बता दिए। पहला, एफ ऑफ एक्स में जितनी बार साइन चेंज होगा पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल रूट्स, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ नेगेटिव एक्स में जितनी बार साइन चेंज होगा वो हो गए मेरे पास क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। और अगर हम दोनों का ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, और अगर हम उसकी डिग्री में से उस नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऐसे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे जिसमें रियल नंबर्स हमने ऐड नहीं किए। तो ये था डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, और यहाँ पर मेरा पूरा क्यूबिक इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेगा कुछ नेक्स्ट जे के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बाय।